टोनी कोटला के पास पहुंचा। चेहरे पर मुस्कान थी। कोटला आंखें बंद किए बेड पर लेटा था। गर्म पानी की बोतल उसकी कमर के नीचे दबी हुई थी। पापा, जैकपॉट हाथ लग गया, टोनी हंसकर बोला। कोटला ने आंखें खोली, टोनी को देखा। आज मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, कोटला क्षीण स्वर में बोला। मेरी बात सुनकर आप ठीक हो जाएंगे, टोनी कुर्सी पर बैठता हुआ वो कह उठा। महादेव हमें मिल गया है, जिसके पास हीरे हैं। कोटला टोनी को देखने लगा। अब 700 करोड़ के हीरे मेरे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि महादेव मेरे पास। कहाँ मिला महादेव, पूरी बात बता। टोनी ने देवराज चौहान के फोन के बारे में बताया। सुनने के बाद कोटला ने कहा, यह बात छिपी नहीं रह सकेगी कि महादेव तेरे पास है। देवराज चौहान से यह बात बाहर निकलेगी। उसकी बात कौन मानेगा, टोनी हंस पड़ा। लेकिन उनके मन में शक तो पैदा हो जाएगा, जबकि तेरे को उनके सामने पाक साफ रहना है। आप कहना क्या चाहते हैं? महादेव को गजनी के हवाले कर दे। पापा, टोनी की आवाज में तीखे भाव आ गए। कल तेरे बुलाए आदमी आ रहे हैं ना? हाँ, टोनी के माथे पर गुस्सा आने लगा था। कल हमला कराएगा तू देवराज चौहान के नाम पर? हाँ, सपना भी गजनी के पास, महादेव भी गजनी के पास। देवराज चौहान के पास हमला करने की भरपूर वजह है। तेरे पे कोई शक नहीं करेगा। लेकिन पापा। बेवकूफ बेटे, कोटला ने जोर लगाकर कहा। कल गोल्डी, पम्मी, बोमन को तेरे आदमियों ने मार देना है। महादेव को तू गजनी के हवाले कर देगा तो उस पर तेरा और भी सिक्का जमेगा। उन तीनों के खत्म हो जाने के बाद गजनी भी तेरी, उसकी दौलत भी तेरी। तू चिंता किस बात की करता है? यूं समझ महादेव तेरे ही पास है, इधर रहे या गजनी के पास, क्या फर्क है? मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। टोनी के चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कोटला ने गर्दन घुमाकर टोनी को क्रोध भरे चेहरे से देख टोनी के क्रोध भरे चेहरे को देखा। मैं तेरे भले के लिए ही तो कह रहा हूं। जहां तूने इतनी बात मानी है वहां ये भी मान ले। टोनी के दांत भिज गए। सपना और महादेव के गजनी के पास होने से कोई इस बात का शक नहीं करेगा कि तूने हमला करवाकर बोमन, गोल्डी और पम्मी को मारा है। पहले की तरह हर कोई यही सोचेगा कि देवराज चौहान ने आदमी भेजे हैं महादेव और सपना को निकालने के लिए। काम के दौरान वो देवराज चौहान का नाम भी लेते रहेंगे और तू साफ साफ बचा रहेगा। पापा, टोनी के होंठ हिले। ये 700 करोड़ का मामला है। मैं किसी के तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं इसमें रिस्क है ही नहीं, मुझ पर भरोसा रख। कोटला मुस्कुराया। मैं नहीं टोनी, कोटला ने टोका। तू मेरा अच्छा बेटा है ना? पापा, आप। मैं जो भी कह रहा हूं तेरे भले के लिए कह रहा हूं, तेरे को सबसे बड़ा बनाने के लिए कह रहा हूं। तू समझता क्यों नहीं? अगर तू मेरा सबसे प्यारा बेटा है तो मेरी बात जरूर मानेगा। देखना, तेरे सारे पासे सीधे पड़ेंगे। कल के बाद झारखंड में तेरा ही नाम गूंजेगा। टोनी ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं मेरा बेटा मेरी बात जरूर मानेगा, कोटला ने प्यार से कहा। आपकी हर बात मानने को मेरा दिल नहीं कर रहा। आपकी ये बात मानने को मेरा दिल नहीं कर रहा। 700 करोड़ के हीरे वो तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे, चिंता मत कर।
जो कहता हूं तू वो कर। गजनी पर तेरा विश्वास जमेगा और तू बड़ा बन जाएगा। उन तीनों के धंधों और दौलत पर भी तेरा कब्जा हो जाएगा। मेरा प्यारा बेटा सबसे बड़ा बन जाएगा। अगला दृश्य। आज नहीं आ पाऊंगा, टोनी की आवाज कानों में पड़ी। क्यों? कोई जरूरी काम पड़ गया है इसलिए। मैंने तो कमरा भी तैयार करवा। कल आऊंगा, पक्का। आज आजा, मेरा बहुत मन है। कल, पक्का। मैंने तेरा एक काम कर दिया गजनी। बोल। महादेव की तेरे को बहुत जरूरत है ना? सच में बहुत जरूरत है। गजनी की आंखें सिकुड़ी। मैंने तेरे लिए महादेव को ढूंढ निकाला है। सच? गजनी के होंठों से निकला, जबकि चेहरे पर उलझन के भाव आ गए थे। कसम से? तेरी कसम? मेरी कसम मत ले। तू मुझ पर कितने एहसान करेगा? एहसान कैसा? ये सब मेरे ही तो काम है। सपना को भी तेरे हवाले किया, अब महादेव को भी भेज रहा हूं। भेज रहा हूं? मतलब? वीरा के हाथ महादेव को भिजवा रहा हूं। उससे हीरो के बारे में पूछ लेना। तू भी साथ आता तो कितना अच्छा होता। मैं कल आऊंगा, कहकर टोनी ने फोन बंद कर दिया। गजनी कुर्सी पर बैठ गई, चेहरे पर सोचे दौड़ने लगी। एक हाथ में रिवॉल्वर, दूसरे में फोन था। ऐसे बैठे बैठे उसे कई मिनट बीत गए। आहट कानों में पड़ी तो जखीरा को भीतर प्रवेश करते देखा। कोई और काम हो तो बता देना, जखीरा बोला। टोनी नहीं आ रहा है। वीरा के हाथ महादेव को भिजवा रहा है। महादेव? टोनी के हाथ लग गया है। अभी टोनी का फोन आया था। जखीरा गजनी को देखने लगा। गजनी जखीरा को देखते हुए मुस्कुराई। क्या सोच रहा है? कहीं आप खामखा तो टोनी पर शक नहीं कर रहे कि? कुछ समझ में नहीं आता। कल टोनी ने सपना को आपके हवाले किया, आज महादेव को कर रहा है, जबकि वह जानता है कि महादेव के पास 700 करोड़ के हीरे हैं और किसी को पता नहीं कि महादेव उसके पास है। टोनी चुपचाप महादेव से हीरे भी हासिल कर सकता था, किसी को पता भी न चलता। तो ठीक कहता है जखीरा। एक बात कहूं? क्या? टोनी का झुकाव आपकी तरफ है। अगर टोनी ठीक है तो उसका साथ लेने में क्या हर्ज है? आपको भी तो साथ चाहिए। सारे धंधों को देखने वाला कोई अपना होना चाहिए। गोल्डी, पम्मी और बोमन ये तय कर चुके हैं कि सब कुछ ठीक होते ही आपको मार देंगे और हर चीज पर कब्जा जमा लेंगे। टोनी आपके साथ होगा तो वो तीनों आपकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकेंगे। गजनी का चेहरा गंभीर हो उठा। मेरी बात गलत तो नहीं? ठीक कहा तूने, लेकिन पहले टोनी पर विश्वास तो हो कि वो ठीक बंदा है। कभी लगता है कि टोनी बहुत गलत है तो कभी लगता है कि टोनी जैसा शानदार आदमी कोई दूसरा नहीं। बहुत उलझन में हूं मैं। मेरे ख्याल में कोई भी महादेव को आपके हवाले न करता, उसे अपने पास छिपा के रखता और उससे 700 करोड़ के हीरे वसूलता। हाँ, ये बात तो है। सोचूंगी। तू ध्यान रखना, वीरा महादेव को ला रहा है। सपना कैसी है? उसका ध्यान रखा जा रहा है। उसे कोई परेशानी नहीं, सिवाय कैद के। महादेव से पहले मैं बात करूंगी। गोल्डी, पम्मी, बोमन उससे बाद में मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक ऐसा ही होगा। गजनी का इशारा पाकर जखीरा बाहर निकल गया। अगला दृश्य। रात के 8 बज रहे थे। गोल्डी, पम्मी के हाथों में पैक थे। वो घूंट भर रहे थे।
बोमन का तीसरा गिलास तैयार पड़ा था, लेकिन वो कुछ पहले ही उठकर बाहर गया था। पम्मी ने घूंट भरा और गोल्डी से बोला, आज टोनी नहीं आया? आ जाएगा। आज तो उसने गजनी के साथ बैठकर पीनी है। गोल्डी कड़वे स्वर में बोला, हमें गजनी से बात करनी चाहिए कि आखिर वो टोनी को बुलाकर कर क्या रही है। क्या उसे हमारी भी शर्म नहीं? अभी कुछ भी पूछना ठीक नहीं है। टोनी को आने दो, उसके बाद जाने दे, फिर गजनी से पूछा जाए तो ठीक रहेगा। गोल्डी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे से गजनी ने कहा था कि उसके मन में टोनी के लिए कुछ नहीं है, तो फिर साथ में पीना पिलाना कैसा? पम्मी कुछ कहने लगा कि उसी पल बोमन भीतर आते कह उठा, टोनी का खास आदमी वीरा महादेव को यहां छोड़ गया है। क्या? पम्मी के मुंह से निकला। महादेव, इसके पास 700 करोड़ के हीरे हैं। बोमन ने सहमति में सिर हिलाया और अपना गिलास उठाकर कुर्सी पर बैठ गया। गोल्डी और पम्मी की निगाह बोमन पर थी। वहां बेचैनी भरी चुप्पी रही। समझ में नहीं आता कि टोनी क्या खेल खेल रहा है, गोल्डी ने तेज स्वर में कहा। क्या पता वो खेल खेल रहा हो, खेल ना खेल रहा हो। चौला की मौत के बाद उसे गजनी से सच में हमदर्दी हो गई हो, पम्मी ने कहा। बकवास, गोल्डी ने मुंह बनाया। मैं नहीं मान सकता। जबकि आज हमें हमारे आदमी ने बताया कि शहर में ये बात फैली है कि चौला की हत्या टोनी के आदमी ने की है। बोमन बोलो, कितनी अजीब बात है कि टोनी की हरकतों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, गोल्डी ने कहकर घूंट भरा। जरा सोचो, पम्मी ने सोच भरे स्वर में कहा। टोनी महादेव को क्यों गजनी के हवाले करेगा, जबकि महादेव के पास 700 करोड़ के हीरे हैं? यही तो उलझन हो रही है कि उसने महादेव को गजनी के हवाले क्यों किया। मेरे ख्याल से टोनी गजनी को चाहने लगा है। बेकार की बात मत करो, गोल्डी कह उठा। किसी चीज पर कोई 700 करोड़ के हीरों को पानी में नहीं फेंकेगा। पानी में क्यों? अगर टोनी गजनी एक हो जाते हैं तो सब कुछ टोनी का ही तो हुआ। साला पता नहीं टोनी ने क्या झंझट फैला रखा है। गोल्डी उठा, चलो महादेव से बात करते हैं। बैठ जा, बोमन बोला। जखीरा ने मुझे मना कर दिया है कि महादेव से पहले गजनी बात करेगी। गजनी ने ही ऐसा जखीरा से कहा था। तो फिर हमें यहां रुकने की क्या जरूरत है, पम्मी ने गुस्से से कहा। हम तैश में मत आ पम्मी, गोल्डी कड़वे स्वर में कह उठा। गजनी को हीरे तो मिल लेने दे। पम्मी ने गोल्डी को देखा। गोल्डी ने आंख दबा दी। पम्मी ने गहरी सांस ली। हीरे भी अपने और चौला का सारा धंधा भी अपना। गजनी साफ कर दी जाएगी। गोल्डी का सर धीमा हो गया था। लेकिन ये टोनी आखिर करना क्या चाहता है, बोमन बोला। गजनी पर काबू करना चाहता है वो। गजनी काबू तो चौला का धंधा और हीरे भी उसके। गोल्डी तीखे स्वर में कह उठा। उसके पीछे पापा का दिमाग है। पापा मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि खेल कैसे खेला जाता है। मेरे ख्याल में पहले टोनी हमें साफ करना। क्या जरूरत है? गजनी के साफ होते ही टोनी झाग की तरफ बैठ जाएगा। नहीं, डायलॉग गलत था। मेरे ख्याल में पहले हमें टोनी को साफ करना। क्या जरूरत है? गजनी के साफ होते ही टोनी झाग की तरह बैठ जाएगा। नहीं बैठा तो उसे भी साफ कर देंगे। ये गजनी महादेव से हीरों के बारे में पूछ रही होगी, पम्मी बोला। हमारे लिए, गोल्डी बोल पड़ा। आखिर वो हीरे हमारे ही तो हैं। बोमन और पम्मी के चेहरों पर मुस्कान तैर गई। अगला दृश्य।
गजनी ने कमरे में प्रवेश किया तो सामने महादेव को बैठा पाया। पहरे में 2 हथियारबंद आदमी भी खड़े थे और जखीरा भी गले में लटकती पट्टी में बांह फैलाए मौजूद था। ये महादेव है? महादेव को देखते हुए गजनी ने जखीरा से पूछा। हाँ। तुम लोग जाओ, गजनी ने दोनों हथियारबंद आदमियों से कहा। वो चले गए। गजनी महादेव के सामने जा बैठी और मुस्कुराकर उसे देखा। पहचानता है मुझे? गजनी हो तुम? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, चौला मेरा आदमी हुआ करता था जब वो जिंदा था। देवराज चौहान ने बहुत गलत किया उसे मारकर। देवराज चौहान ने चौला को नहीं मारा, महादेव पक्के स्वर में कह उठा। उसके आदमियों ने मारा, गजनी बोली। नहीं, वो देवराज चौहान के आदमी नहीं थे, टोनी के आदमी थे, जिन्होंने टोनी के कहने पर देवराज चौहान के नाम पर हमला किया, महादेव तेज स्वर में कह उठा। सबूत क्या है इस बात का? कुछ बातों के सबूत नहीं होते, लेकिन वो सच होती हैं। मेरे ख्याल से टोनी ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा भला चाहता है। भूल में हो कि कल टोनी ने तुम्हारी बेटी सपना को मेरे हवाले किया और अब तुम्हें, जबकि वह खुद भी चुपचाप तुमसे 700 करोड़ के हीरे ले सकता था। मैं नहीं जानता टोनी क्या सोच रहा है, क्यों ये सब कर रहा है, लेकिन वो मेरे से हीरे नहीं ले सकता था। क्यों? क्योंकि हीरे देवराज चौहान के पास हैं। तुम झूठ बोलते हो, गजनी के होंठों से निकला। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि सपना भी तुम्हारे पास है और मैं भी तुम्हारी कैद में आ पहुंचा हूं। गजनी महादेव को घूरने लगी। ये झूठ कह रहा है, जखीरा कह उठा। मुझे भी यही लगता है, गजनी ने सिर हिलाया। तुम लोग क्या सोचते हो, मैं परवाह नहीं करता, लेकिन हीरे देवराज चौहान के पास हैं, मैंने उसके हवाले कर दिए थे। गजनी के होंठ भिज गए, फिर बोली। टोनी ने तुमसे हीरों के बारे में पूछा? पूछा। तुमने क्या कहा? जो तुम्हें कहा, हीरे देवराज चौहान के पास हैं। गजनी और जखीरा की नजरें मिली। समझे जखीरा, क्यों टोनी ने इसे हमारे हवाले किया है? क्योंकि हीरे इसके पास नहीं है। मैं भी सोचकर परेशान हो गई थी कि टोनी महादेव को मेरे हवाले क्यों कर रहा है। महादेव गजनी को देखे जा रहा था। कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। गजनी गहरी सांस लेकर कह उठी। मेरी बेटी कैसी है? महादेव ने पूछा। एकदम ठीक, अभी तेरे को तेरी बेटी के पास पहुंचा देते हैं, लेकिन ये बता कि हमें हीरे कैसे मिलेंगे? देवराज चौहान से बात करो, वही देगा। वो आधे देने को कहता है और मैं, पता नहीं देवराज चौहान के मन में क्या है जो वो आधे दे रहा है, वरना वो इस तरह के सौदे नहीं करता। गजनी ने महादेव को घूरा। हम तेरे को और सपना को मार सकते हैं, उससे हीरे नहीं मिलेंगे, लेकिन पहले तुम्हारी बेटी भी हमारे पास, अब तुम भी हो। देवराज चौहान सारे हीरे देगा? नहीं देगा। मुझे तुम्हारी कैद में पाकर कोई बड़ी बात नहीं कि वो हीरे लेकर खिसक जाए। तुमने उसे हीरे क्यों दिए? मैं चौला से डर गया था, तभी उसे बुलाया। गजनी महादेव को देखती रही। तुम्हें टोनी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसने चौला की हत्या के लिए आदमी भेजे थे। गजनी ने गहरी सांस ली और जखीरा से बोली। इसे ले जा, सपना के कमरे में डाल दे, बाप बेटी मिल लेंगे। जखीरा महादेव को ले गया। गजनी ने हाथ में पकड़े फोन से नंबर मिलाया और कुछ ही पलों में देवराज चौहान से बात हो गई। बोल देवराज चौहान, तेरा महादेव मेरे पास है। मालूम है। पहले सपना थी,
अब महादेव भी हैं। आधे हीरे सपना के, आधे महादेव के। पूरे हीरे दे दे अब। देवराज चौहान की तरफ से आवाज नहीं आई। चुप क्यों हो? महादेव तेरे पास है तो हीरे ले ले उससे। देवराज चौहान का स्वर सामान्य और गंभीर था। वो कहता है हीरे तेरे पास हैं, उसने तेरे को दिए थे। देवराज चौहान के गहरी सांस लेने की आवाज आई। क्या हुआ अब? तो उसने बता दिया कि हीरे मेरे पास हैं। वो तो उसे बताना ही था। अब नाटक मत कर। हीरे मेरे हवाले कर दे और दोनों को ले जा। सारे? हाँ, सारे 700 करोड़ के हीरे। सब तेरे को दे दूंगा तो मेरे हाथ क्या आएगा? क्या मतलब? तू हीरे पाने के लिए भागदौड़ कर रही है तो सारे देकर मैं खाली हाथ रह जाऊं? मुझे भी तो कुछ चाहिए। समझी? तभी तू आधे हीरे देने की बात कहे जा रहा है। ये तो गलत बात है। महादेव ने तेरे पे विश्वास करके। मुफ्त में तो कोई भी काम नहीं करता। बीच में आया हूं तो आधे हीरे मैं भी लूंगा। गजनी के होंठ भिज गए। वैसे सारे हीरे मेरे पास हैं और सपना महादेव तेरे पास। मैं हीरे लेकर निकल भी जाऊं तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तू ऐसा नहीं कर सकता देवराज चौहान। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? कौन रोकेगा मुझे? गजनी के होंठ पुनः भिज गए। उधर से देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। कोई भी भरोसे के लायक नहीं। गजनी गुस्से से कह उठी। फोन पकड़े कई पलों तक सोचों में रही गजनी। फिर कमरे से बाहर निकल आई। सामने 8 फीट चौड़ा रास्ता था। आगे बढ़ी और एक बंद कमरे पर रुकी जहां एक आदमी स्टूल पर बैठा था। खोल। गजनी की आवाज में अभी भी गुस्सा था। उस व्यक्ति ने फुर्ती से दरवाजा खोला। गजनी ने भीतर प्रवेश किया। कमरे के फर्श पर महादेव और सपना बैठे थे। सपना की आंखों में आंसू थे। बात हुई देवराज चौहान से? गजनी तीखे स्वर में बोली। तूने कैसे आदमी पर विश्वास किया? क्यों? वो आधे हीरे खुद रखने को कह रहा है। आधे ही देगा। वैसे उसका इरादा बदल भी सकता है। वो पूरे लेकर भी भाग सकता है। देवराज चौहान को तेरी या तेरी बेटी की कोई परवाह नहीं। वो तो वो तो कह रहा है, वरना वो इस तरह सौदे नहीं करता। कुछ ऐसा लिखा है। गजनी ने महादेव को घूरा। हम तेरे को और सपना को मार सकते हैं, उससे हीरे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन पहले तुम्हारी बेटी भी हमारे पास, अब तुम भी हो। देवराज चौहान दोबारा से। गजनी ने भीतर प्रवेश किया। कमरे के फर्श पर महादेव और सपना बैठे थे। सपना की आंखों में आंसू थे। बात हुई देवराज चौहान से? तूने कैसे आदमी पर विश्वास किया? गजनी तीखे स्वर में बोली। क्यों? महादेव ने गजनी को देखा। वो आधे हीरे खुद रखने को कह रहा है। आधे ही देगा। वैसे उसका इरादा बदल भी सकता है। वो पूरे लेकर भाग भी सकता है। देवराज चौहान को तेरी या तेरी बेटी की कोई परवाह नहीं। वो तो हरामी है। गजनी गुस्से से कह रही थी। महादेव ने गहरी सांस ली, फिर बोला, मुझे नहीं पता था कि देवराज चौहान इतना कमीना है। मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि देवराज चौहान को इस मामले में नहीं आना चाहिए था। सच में मुझसे गलती हो गई। अब क्या करूं? महादेव बोला। हीरे देवराज चौहान के पास हैं? हाँ। फिर तू कुछ नहीं कर सकता। वो सारे हीरे नहीं देगा। गजनी पांव पटक कर बोली। भाग जाएगा हीरों के साथ। महादेव गजनी को देखने लगा। गजनी छोटी सी चहलकदमी करने लगी। मैं बोलूं? महादेव ने मुंह खोला। हाँ? क्या?
गजनी ने ठिठक कर उसे देखा। तू आधे हीरे ही ले ले। गजनी ने महादेव को घूरा। मेरे पास हीरे होते तो मैं पूरे दे देता, लेकिन देवराज चौहान गड़बड़ कर सकता है। वो हीरे लेकर भाग जाएगा अगर उसे बार बार सारे हीरे देने को कहा तो। तू आधे ले ले और हमें छोड़ दे। महादेव ने मुंह लटकाकर कहा। गजनी के होंठ भींच गए। मान ले, मैं ठीक कह रहा हूं। गजनी ने खा जाने वाली निगाहों से महादेव को देखा और खा जाने वाले स्वर में ही कह उठी, ये सारी गड़बड़ तेरी वजह से हुई है। मुझे क्या पता था देवराज चौहान इस तरह धोखा देने की सोचेगा। गजनी बल खाती पलटी और दरवाजे से बाहर निकल गई। बंद कर साले को। गजनी बाहर मौजूद आदमी पर गुर्राई और आगे बढ़ गई। वो आदमी फौरन दरवाजा बंद करने लग गया। गजनी ने चलते चलते देवराज चौहान का नंबर मिलाया। बात होने तक वो ड्राइंग रूम में आ पहुंची थी। तूने फोन क्यों बंद कर दिया था? गजनी बोली। सोच रहा हूं कि सारे हीरे मैं ही क्यों ना ले लूं। अब मुझे पूछने वाला ही कौन है? महादेव को तो तूने पकड़ रखा है। ऐसा मत करना, गजनी जल्दी से बोली। महादेव ने तेरे पर भरोसा किया है। तू दौलत से बड़ी कोई चीज नहीं। मैं आधे पर तैयार हूं। आधे? 350 करोड़ के हीरे। आधे दे और महादेव और सपना को ले ले। सोच ले, बाद में तुम सारे मांगो तो। आधे ही दे। तू सारे लेकर भाग गया तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं पड़ेगा। गजनी उखड़े स्वर में बोली। आधे पर तू पहले ही मान जाती तो सब ठीक रहता। टोनी को भी मौका ना मिलता चौला को मारने का। गजनी के दांत भिज गए। 2 पल की खामोशी के बाद देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। तेरे को मेरी बात को सच मानकर टोनी से बात करनी चाहिए कि मुझे सलाह मत दे। ठीक है, नहीं देता। कब देता आधे हीरे? फिरौती दे और दोनों को ले जा। सौदा मेरे हिसाब से होगा। क्या चाहता है तू? अगर तू आधे पर राजी है तो महादेव को आजाद कर दे, ताकि मुझे विश्वास हो कि तू कोई शरारत नहीं कर रही। मैं तेरे से ईमानदारी से बात कर रही हूं। ईमानदारी से बात करने पर कुछ नहीं होता। ईमानदारी दिखा ताकि मेरे को विश्वास हो। हरामी, मुसीबत पर मुसीबत खड़ी करता है। देवराज चौहान की आवाज नहीं आई। महादेव को छोड़ने के बाद कितनी देर में हीरे मेरे हवाले करेगा? गजनी बोली। 24 घंटे। ठीक है, मैं महादेव को अभी छोड़ रही हूं। तू कोई चाल ना चलना। सपना तेरे पास है तो मैं कोई चाल क्यों चलूंगा? महादेव को छोड़, उसके बाद फोन पर फिरौती के लिए जगह तय करेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि गोल्डी पम्मी और बोमन का इस मामले में कोई दखल ना हो। यह बात तेरे और मेरे बीच है, लेकिन एक बात याद रखना देवराज चौहान। वो भी बोल। अगर चौला को मारने में तेरा हाथ है तो चौला की मौत से मेरा कोई वास्ता नहीं, जैसे कि तेरा कोई वास्ता नहीं। तू अपने तौर पर पता कर। मुझे सलाह मत दे कि मैंने क्या करना है। महादेव को अभी छोड़ रही है? हाँ, 24 घंटे में फिरौती का ये काम खत्म हो जाना चाहिए, गजनी ने कहा और फोन बंद कर दिया। उसके बाद गजनी ने जखीरा को बुलाकर कहा, महादेव को छोड़ दे। क्यों? जखीरा के होंठों से निकला। वह हैरान हुआ। देवराज चौहान से सौदे की बात हो गई है। उसके साथ जो तय हुआ है उसी के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। कल वो आधे हीरे दे देगा। आधे? जखीरा ने गजनी को देखा। हाँ। गजनी ने गहरी सांस ली। महादेव और उसकी बेटी मेरे पास हैं और हीरे देवराज चौहान के पास। देवराज चौहान सारे हीरे लेकर चुपचाप खिसक भी सकता है।
इसलिए जो आता है वो आने दो, वरना ये भी जाएंगे। जखीरा ने सिर हिलाया। कोई भी भरोसे के काबिल नहीं। गजनी सिर हिलाकर कह उठी। चौला को जाने किसने मारा है। देवराज चांद कहता है मैंने नहीं मारा। उसने नहीं मारा तो टोनी ने मारा होगा। पता करूंगी। उधर गोल्डी, पम्मी, बोमन मेरी जान लेने की सोचे बैठे हैं। कुत्ते हैं सारे। मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। चौला होता तो कितना अच्छा होता। गजनी की आंखों में आंसू चमक उठे। जखीरा ने होंठ भींच लिए। जा, महादेव को छोड़ दे। अगला दृश्य। कुछ ठीक नहीं हो रहा। गोल्डी ने कमरे में प्रवेश करते हुए गंभीर स्वर में कहा। बोमन और पम्मी ने गोल्डी को देखा। क्या बात है? पम्मी बोला। अभी अभी गजनी ने महादेव को छोड़ दिया है। गोल्डी बैठते हुए बोला। महादेव को छोड़ दिया? अभी तो उससे हमने बात भी नहीं की। बोमन ने हैरानी से कहा। गोल्डी ने सिगरेट सुलगाई। पम्मी की उलझन भरी निगाह गोल्डी पर थी। यह हो क्या रहा है? पम्मी ने अजीब से स्वर में कहा। तीनों की नजरें मिली। मेरे ख्याल में हालात कुछ ठीक नहीं है, गोल्डी ने कहा। गजनी हम पर विश्वास नहीं कर रही। हमारा भरोसा करती तो हमसे बात करती। बोमन ने गहरी सांस ली। वो पहले ऐसी नहीं थी। बोमन ने पम्मी को देखा। मेरे ख्याल में गजनी और टोनी मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं और हम अंधेरे में हैं। गोल्डी ने कस लिया। यह हो सकता है। महादेव को छोड़ने का मतलब है कि गजनी और महादेव में फिरौती को लेकर सौदेबाजी हो गई है। यानी कि हीरे 700 करोड़ के। लेकिन सपना तो अभी भी कैद में है। स्पष्ट है कि अभी हीरों का लेन देन नहीं हुआ, परंतु जल्दी हो जाएगा। महादेव को इसीलिए छोड़ा गया है कि वो हीरों के साथ वापस आए। गोल्डी कड़वे स्वर में कह उठा। गजनी ने इस सारे मामले से हमें बाहर कर दिया है। वो हमें यहां से भेजना चाहती है। वो नहीं चाहती कि हम उसके कामों में दखल दें। वो ऐसी नहीं थी। ये सब उस टोनी की करामात है। उसी ने गजनी का दिमाग खराब किया है, वरना वो हमारी इज्जत करती थी। कहीं उसे ये तो मालूम नहीं हो गया कि हम क्या इरादा बनाए बैठे हैं? कैसे मालूम हो सकता है अगर हम में से किसी ने मुंह ना खोला हो तो? हम क्यों मुंह खोलेंगे? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। अब हमें क्या करना चाहिए? गोल्डी ने पूछा। या तो हमें वापस चल देना चाहिए या फिर वही करना चाहिए जो हम सोच चुके हैं, पम्मी ने कहा। मुझे वापस जाने पर भी एतराज नहीं। एतराज तो इस बात का है कि हमारे जाते ही गजनी टोनी के गले में बाहें डाल देगी। टोनी चौला की हर चीज का मालिक बन जाएगा, जबकि टोनी का ताकतवर बनना हमारे लिए ठीक नहीं है। बोमन और पम्मी गोल्डी को देखने लगे। हमें चुपके से मामले से बाहर कर दिया गया। यह हमारी बेइज्जती है। हम टोनी को अपने बराबर नहीं पहुंचने देंगे, पम्मी बोला। फिर तो हमें वही करना पड़ेगा जो हमने सोच रखा है, गोल्डी ने शांत स्वर में कहा। ये काम तो हम अभी इसी वक्त कर। चुप हो जा बामन, चुप हो जा बोमन, पम्मी उखड़ा। पागलों की तरह जल्दबाजी मत कर। क्या गलत कहा मैंने? गजनी को बहुत जल्दी हीरे मिलने वाले हैं। महादेव हीरे लेकर आएगा, तभी वो गया है। तुम्हारा मतलब कि हीरे गजनी के पास पहुंचने दें? ये मैं भूल गया था। बोमन ने समझने वाले ढंग में सिर हिलाया। इसमें ज्यादा वक्त नहीं है। अब तो अंधेरा हो चुका है। कल तक हीरे गजनी के पास शायद पहुंच जाएं। हमें गजनी से दिखावे के लिए महादेव की बात करनी चाहिए। गोल्डी ने दोनों को देखा। यह ठीक रहेगा। उसे नाराजगी दिखानी चाहिए ताकि गजनी को लगे कि सब ठीक चल रहा है।
नहीं, नाराजगी दिखाने गजनी के पास नहीं जाना है हमने। वो सामने पड़ेगी तो इस बात का जिक्र अवश्य कर देंगे। सीधे सीधे इस बात को करने में क्या हर्ज है? वो हमें जाने को कह सकती है। गजनी के मुंह से ये सुनना हमें अच्छा नहीं लगेगा। हालातों पर ध्यान दो, बोमन बोला। वो हमें बाहर कर रही है। अपने कामों को वो खुद देख रही है। पर्दे के पीछे टोनी से उसकी जाने क्या बातचीत है। गजनी अब हमें हालातों से अनजान रखने लगी है। जाहिर है कि उसे पसंद नहीं कि हम यहाँ पर टिके। हम यहाँ पर चौला की मौत का बदला लेने के लिए रुके हुए हैं। गजनी कह सकती है कि ये काम भी वो खुद कर लेगी। गोल्डी और पम्मी बोमन को देखने लगे। जैसा चल रहा है चलने दो और इस बात पर नजर रखो कि गजनी को हीरे कब मिलते हैं। हीरे उसके पास आते ही गजनी को साफ करो और चौला का धंधा हम संभालेंगे। तब टोनी कुछ नहीं कर सकेगा। यही करना पड़ेगा। अगला दृश्य। रात के 10:30 हो रहे थे। देवराज चांद सड़क किनारे अंधेरे से भरे फुटपाथ पर आगे बढ़ा जा रहा था। उसे महादेव की चिंता थी, उसे सपना की चिंता थी और महादेव की बीवी की भी चिंता थी कि वो महादेव के आने का इंतजार कर रही होगी। देवराज चांद ने महादेव की बीवी को फोन करके कह दिया था कि महादेव कुछ देर से घर आएगा, ताकि वो महादेव के घर न आने की चिंता में जगी न रहे। गजनी से बात हो गई थी उसकी। उसकी बात को मानते हुए गजनी महादेव को छोड़ रही थी, परंतु देवराज चांद को गजनी की बात पर भरोसा नहीं था। जब तक महादेव आजाद नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता था। वहां पर बोमन, पम्मी और गोल्डी भी थे। हो सकता है उन्हें महादेव को छोड़े जाने की बात पसंद ना आए, वो महादेव को छोड़ने पर राजी ना हो। कई तरह की आशंकाएं देवराज चांद के मन में उठ रही थी। वो वापस महादेव के ठिकाने पर नहीं गया था। जाता तो महादेव की पत्नी उससे इस बारे में ढेरों सवाल पूछती कि महादेव कहाँ है, वो साथ क्यों नहीं आया। फिलहाल देवराज चौहान उस औरत के इन सवालों से बचना चाहता था। और अब देवराज चौहान हरबंस के बार के पास आ पहुंचा था। उसकी निगाहों में चाईबासा में यही एक सुरक्षित ठिकाना उसके लिए बचा था, परंतु टोनी के आदमी यहां भी उसके इंतजार में खड़े हो सकते थे। टोनी सोच सकता था कि वो अपने पुराने ठिकाने पर फिर से आ सकता है। देवराज चौहान को हरबंस का बार नजर आने लगा। वो नियॉन साइन की रोशनी में दूर से नजर आ रहा था। झटका सा देवराज चौहान उस इमारत के बाहर नजरें दौड़ाता जा रहा था, जो जगह अंधेरे में डूबी हुई थी। फिर उसने अपने चेहरे पर लगी दाढ़ी मूंछ पर हाथ फेरा। दाढ़ी के पीछे छिपे चेहरे को पहचानना आसान नहीं था। चंद क्षण सोचने के बाद देवराज चौहान बार की तरफ बढ़ गया। नजरें हर तरफ घूम रही थी, परंतु अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखा था जो कि उसके शक को ऊंचा करता। देवराज चौहान ने बार में प्रवेश किया। ठिठका सरसरी निगाह वहां बैठे लोगों पर दौड़ाई। 8-10 लोग बैठे पी रहे थे। 2 लड़के उनके बीच सामान सर्व करने के लिए मौजूद थे। बार काउंटर के पीछे हरबंस खुद मौजूद था। उसे देखकर देवराज चौहान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी और उसकी तरफ बढ़ गया। बार काउंटर के पास पड़े ऊंचे स्टूल पर जा बैठा देवराज चौहान। हरबंस फौरन उसकी तरफ सरक आया। कहिए सर, क्या सेवा करूं? आप पहली बार इधर आए लगते हैं, हरबंस बोला। पहले भी आया हूं। देवराज चौहान का स्वर शांत था। हरबंस की निगाह उस पर टिक गई। क्या हुआ? देवराज चौहान मुस्कुराया। आपकी आवाज सुनी लगती है। मैंने दाढ़ी लगा रखी है, वरना तुम पहचान जाते। हरबंस चौंका। तुम? देवराज चौहान? हरबंस के होंठों से बरबस ही निकला। सही पहचाना। तुम तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। हरबंस उसी पल परेशान हो उठा। फिक्र मत करो, इस समय कोई नहीं जानता कि मैं यहां पर। वो बात नहीं है। हरबंस ने छिपी निगाहों से वहां बैठे लोगों पर मारी, फिर बोला, एक आदमी तुम्हें पूछ रहा है। कौन? मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन वो यही है, इसी हॉल में। मेरा गिलास तैयार करो और उसकी तरफ मत देखो।
हरबंस ने देवराज चौहान के लिए गिलास तैयार किया और उसे दिया। देवराज चौहान ने घूंट भरा, फिर बोला, टोनी का आदमी है या गजनी का? मेरे लिए वो नया है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। घंटा भर पहले वो यहां पहुंचा था। देखने में कैसा है वो? वैसा ही जैसे बाकी लोग होते हैं। उसका हुलिया बताओ। हरबंस ने उस आदमी का हुलिया बताया। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली, फिर बोला, उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे जानता हूं। उसका नाम राघव है। राघव? राघव कौन? देवराज चौहान ने घूंट भरा। तुम तुमने चौला को मार दिया? जब सुना तो भरोसा नहीं हुआ कानों पर कि मैंने चौला को नहीं मारा। मेरे से तो झूठ मत बोलो। सच कह रहा हूं। तुम तो मेरी बात का विश्वास कर लो कि मैंने चौला को नहीं मारा। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। हरबंस ने देवराज चौहान की आंखों में देखा, फिर कुछ चुप रहकर बोला, किसने मारा? टोनी ने। हरबंस ने गहरी सांस ली और दाएं बाएं गर्दन हिलाता हुआ कह उठा, समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बात का विश्वास करूं या ना करूं। टोनी के आदमी तुमसे चौला की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। उधर पम्मी, बोमन और गोल्डी भी तुम्हें खत्म करने के लिए रुके हुए हैं, और तुम कहते हो कि चौला को तुमने नहीं मारा। विश्वास करना मुश्किल है ना? सच में? सुना है गोल्डी ने तुम्हें खत्म करने के लिए किन्हीं आरडीएक्स को बुलाया। तुम्हें कैसे पता चला? यहां हर तरह के लोग पीने आते हैं, उनके मुंह से बातें निकलती हैं तो सुन लेता हूं। ये आरडीएक्स कौन है? राघव, धर्मा और एक्स्ट्रा। तीन खतरनाक लोग, जिनमें से एक राघव इस वक्त यहीं बैठा है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया। वही। वो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है और तुम आराम से यहां बैठे हो। हरबंस ने जल्दी से कहा, मेरी जगह पर कोई पंगा मत कर देना। ये गिलास जल्दी से खाली करो और यहां से निकल जाओ। यहां कुछ हुआ तो पुलिस मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। ये बात भी खुल जाएगी कि देवराज चौहान मेरे पास आता है, और ऐसे में पम्मी, बोमन और गोल्डी मुझे मार देंगे। मेरी खैर नहीं। आज रात मेरे पास रहने को जगह नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। देवराज चौहान ने पुनः घूंट भरा। इन हालातों में मैं तुम्हें अपने यहां नहीं ठहरा सकता। मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। सोच लो। बिजली का बिल चुकता करूंगा, पूरे 20,000। देवराज चौहान मुस्कुराया। हरबंस ने होंठ भींच लिए, फिर बोला, सिर्फ आज की रात। हाँ, आज की रात। और वो राघव जो पीछे बैठा है, उसका क्या करोगे? उसने तुम्हें पहचाना नहीं। पहचान जाता तो? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अभी उससे बात करने जा रहा हूं। क्या? हरबंस चौंका। तुम उससे बात करोगे? मस्त रहो, मैं उसे संभाल लूंगा। हरबंस की निगाह देवराज चौहान के कंधों से होती हुई पीछे की तरफ गई। उसी पल वो उठा। वो खड़ा हो गया, शायद जा रहा है। पल भर चुप रहकर हरबंस ने बेचैनी से कहा, वो इधर ही आ रहा है। तुम्हें तुम्हें देख रहा है। लगता है जैसे उसने तुम्हें पहचान लिया है। यहां झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी करो बाहर जाकर करना। मैं तब तक पीछे से राघव पास आ पहुंचा। उसने देवराज चौहान के कंधे पर हाथ रखा। कैसे पहचाना? देवराज चौहान बोला, तुम्हारे चौड़े कंधों से। राघव की आवाज कानों में पड़ी। चेहरे पर तो दाढ़ी मूंछ लगा ली, परंतु अपने पीछे की बनावट भूल गए कि कोई पहचान। दाढ़ी मूंछ दूर वालों के लिए लगाई है, पास वालों के लिए नहीं। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। राघव ने स्टूल खींचा और बैठ गया। हरबंस परेशान सा दोनों को देख रहा था। यहां तक कैसे पहुंचे? देवराज चौहान ने घूंट भरा। सोहन ने बताया था कि तुम चाईबासा में सबसे पहले यहीं पर रुके थे। सोहन?
देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। तुम सोहन को कैसे जानते हो? पुराना जानता हूं, उससे मिला तो उसने कई बातें बताई। फिर तो मामले की असलियत जान गए होगे। हाँ। तुम लोग मेरी जान लेने यहां आए हो? गोल्डी से बात हो गई है, हम चौला के हत्यारों की जान लेने आए हैं, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। और चौला का हत्यारा कौन है? देवराज चौहान ने राघव को देखा। टोनी। तो ये बात गोल्डी को बताओ। धर्म और एक्स्ट्रा बता चुके हैं, परंतु गोल्डी सबूत मांगता है, क्योंकि मिलने वाला नहीं है। लगता तो यही है। देवराज चौहान ने हरबंस से कहा, इसके लिए गिलास बनाओ। हरबंस ने तुरंत गिलास बनाकर राघव के सामने रख दिया। हमें यहां आकर पता चला कि इस मामले में तुम फंसे हुए हो। अब क्या इरादा है? राघव ने गिलास उठाकर घूंट भरा। टोनी के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं, मिल गए तो वो सबूत गोल्डी के हवाले करके चले जाएंगे। तुम लोगों को यहां से चले जाना चाहिए। 1 करोड़ एडवांस लिया गोल्डी से, ऐसे जाना ठीक नहीं होगा। मेरी तलाश में क्यों थे? यूं ही मिलना चाहता था, बताना चाहता था कि तुम जो कर रहे हो करो, हमारी मौजूदगी की परवाह मत करो। मैं शाम को तुम लोगों से मिलने होटल गया था। मालूम है, राघव ने सिर हिलाया। वहां महादेव टोनी के आदमी के हत्थे पड़ गया। ये बात तुम्हें कैसे पता? देवराज चौहान ने राघव को देखा। सोहन ने बताया। सोहन को कैसे पता चली ये बात? वो तो इन सारे मामलों से अलग है। तुम सोहन को ठीक से नहीं जानते। कोटला उसके शातिराना अंदाज का दीवाना था। सोहन की नजर हर तरफ रहती है। टोनी, चौला के लोगों के बीच कई लोग उसकी इज्जत करते हैं और उसे खबरें देते रहते हैं। सोहन की आदत है खबर रखना, राघव ने बताया। देवराज चौहान ने घूंट भरा। हमारी जरूरत हो तो बताना, राघव ने भी घूंट भरा। होटल तुमने देख ही लिया है, जहां हम ठहरे हैं। मैं अपना मामला संभाल सकता हूं। पता लगा कि टोनी ने महादेव को गजनी के हवाले कर दिया। हाँ, लेकिन मेरी गजनी से बात हो गई है, शायद वो महादेव को छोड़ दे। वो पूरे हीरे चाहती है। अब वो आधे में मान गई है। ये तो अच्छी बात है, राघव ने सिर हिलाया। मेरे ख्याल में ये झगड़ा ही आधे पूरे का है। सोहन की बातें बताऊं? हाँ। राघव ने गिलास खाली किया और बोला। सोहन कहता है कि टोनी ये सारा खेल कोटला के इशारे पर खेल रहा है। चौला को मारने के बाद वो गजनी पर और उसकी हर चीज पर काबू पा लेना चाहता है। इसी कारण टोनी गजनी से बहुत प्यार से पेश आ रहा है। कोटला टोनी को सबसे बड़ा बनाना चाहता है। यही वजह रही कि उसकी पम्मी, बोमन, गोल्डी और चौला से बिगड़ी थी। तभी टोनी ने सपना को महादेव को तभी टोनी ने सपना और महादेव को गजनी के हवाले किया। सोहन ये भी कहता है कि गजनी बेवकूफ नहीं है। धंधे में वो चौला से कंधा मिलाकर चलती थी। गजनी उन औरतों में से है जो अकेले ही अपना राज चलाने की हिम्मत रखती हैं। मुझे यकीन नहीं होता। देवराज चौहान ने अपना गिलास खाली किया। क्यों? गजनी अभी तक तो चौला की बातों में ही फंसी रही। शायद वो टोनी को नहीं समझ पा रही। ये मैं नहीं जानता। सोहन ने जो मुझसे कहा बता दिया तुम्हें। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। हरबंस दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रहा था। तुम लोग टोनी के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। मुझे अपना काम करने दो, बीच में मत आना। बीच में आए तो तुम्हारे फायदे के लिए आएंगे, वरना नहीं आएंगे।
कहकर राघव स्टूल से उतरा। धर्मा एक्स्ट्रा कहाँ है? वो अपने उन्हीं कामों में लगे हैं। सुबह के बाद मुलाकात नहीं हुई, अब होटल जाऊंगा। देवराज चाहन ने सिर हिला दिया। राघव बाहर निकल गया। ये तो तुमसे बहुत प्यार से बातें करके गया। हरबंस अजीब से स्वर में कह उठा। एक गिलास और बनाओ। हरबंस ने एक और गिलास तैयार करके देवराज चाहन के सामने रखा। यार है तुम्हारा? हरबंस ने पूछा। नहीं। तो इसने तुम्हें कहा क्यों नहीं कुछ? गोल्डी के बुलावे पर ये तुम्हें मारने। तभी देवराज चाहन का फोन बजा। दूसरी तरफ महादेव था। कहो। मैं घर पहुंच गया हूं। गजनी ने मुझे छोड़ दिया है। तुम्हारी इससे कोई बात हुई है क्या? हाँ, वो आधे हीरों पर मान गई है। ये तो अच्छा हुआ। मैं जब तक तुम आजाद नहीं होते तब तक मैं उसे हीरे नहीं देने जा सकता था। तुमने ये अच्छा कहा कि हीरे मेरे पास हैं, तभी मामला संभला। उस वक्त जान बचाने का यही एक रास्ता दिखा मुझे। गोल्डी पम्मी बोमन से क्या बात हुई तुम्हारी? वो नहीं मिले मुझसे। गजनी ने ही बात की। वो नहीं मिले? हैरानी है। मेरे ख्याल में अपने मामले अब गजनी खुद संभालने लगी है। तुम्हारा पीछा तो नहीं किया किसी ने? इस बार मैं सतर्क था। कोई मेरे पीछे नहीं आया। महादेव की आवाज देवराज चांद के कानों में पड़ी। वहां सपना से मिला मैं। वो कुछ ही दिनों में कमजोर हो गई है। कल हम हीरे गजनी को दे देंगे। तुम मेरे साथ चलना हीरे लेने। तुम ही ले आना। तो का जाना ठीक नहीं रहेगा। मैं इधर के हालातों पर नजर रखूंगा। आ जाओ, अब कहाँ हो? कल मिलेंगे हम। रात बिताने का ठिकाना मैंने ढूंढ लिया। तुम हीरे लाने के बाद मुझे फोन करना। ठीक है, लेकिन तुम हो कहाँ? हरबंस के पास। ओह। कल मिलते हैं। कहकर देवराज चांद ने फोन बंद किया और हरबंस से बोला, मेरे रुकने का इंतजाम कहाँ कर रहे हो? वहीं, उसी कमरे में। तुम्हारा कपड़ों का बैग मैंने संभाल रखा है। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 9 बजे ही टोनी कोटला के पास पहुंच गया। कोटला आंखें बंद किए बेड पर लेटा था। पापा। कोटला ने आंखें खोली, उसे देखा। मुझे बिठा। टोनी ने पीठ पीछे तकियों का सहारा लगाकर कोटला को बिठाया। इतने में ही कोटला गहरी गहरी सांसें लेने लगा। टोनी पास ही कुर्सी पर बैठ गया। वो गंभीर दिख रहा था। मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। कोटला सांसें संयत करते हुए धीमे स्वर में बोला। आज आदमी पहुंच रहे हैं ना? सोच लो पापा, ये सब करना ठीक होगा? टोनी धीमे स्वर में बोला। कोटला ने उसे देखते हुए कमजोर स्वर में कहा, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं क्या? विश्वास है, तभी तो आपके इशारों पर चौला को खत्म करवा दिया। सब ठीक रहा ना? कुछ बिगड़ा तो नहीं? इसी तरह आज तीनों को भी। वो मेरे भाई हैं। टोनी कह उठा। इसी दुख को तो आज खत्म करना है कि वो तेरे भाई हैं। कोटला ने हाथ हिलाकर कहा। क्या दिया तुझे तेरे भाइयों ने? दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंका और हर चीज पर अपना कब्जा कर लिया। यहां तक कि उन्होंने मेरी भी परवाह नहीं की। जो अपने बाप की परवाह नहीं कर रहा वो तेरा भला क्या सोचेगा? उनका बस चले तो आज ही तेरे को मार दें। मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूं। ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। इतनी नाराजगी उन्हें दिखानी चाहिए वही दिखाई। कोटला ने कमजोर आंखों से टोनी को देखा। टोनी गंभीर था। क्या बात है? उनके लिए तेरे विचार कोमल क्यों हो रहे हैं? टोनी ने होंठ भींच ली। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं।
मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि तू बड़ा बन जाए झारखंड का, और उनके जीते जी ये हो नहीं सकता। तो उन तीनों के धंधों पर भी अपना कब्जा जमा ले, तेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। टोनी चुप रहा। गजनी तेरे को पसंद है ना? टोनी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो क्या उसे हासिल नहीं करना? मेरी बातों पर चलकर ही तू गजनी के करीब पहुंचा, अब उसे हासिल करने का वक्त आया तो हिचकिचा रहा है। क्या हो गया तेरे को? तू तो मेरा सबसे प्यारा बेटा है, मुझे नाज है तुझ पर। अपने ही भाइयों पर इस तरह हमला करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा? हैरानी है। जब चौला पर हमला करवाया तब तो तूने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो एक था, अब तीन की बात है। मेरे भाई मारे जाएंगे, क्या ये ठीक रहेगा पापा? भाई? वो तेरे भाई हैं? कोटला भरपूर नाराजगी से कह उठा। दुश्मन है तेरे, उनके होते हुए तू तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। चढ़ेगा तो वो तेरी टांगे पकड़कर वापस खींच लेंगे, तेरे को गोली मार देंगे। वो तेरे बुरे भाई हैं, उन्होंने 15 साल पहले तेरे को और मेरे को कुत्ता समझकर लात मारकर बाहर कर दिया, जबकि सारे धंधे मेरे खड़े किए थे। वो भाई या बेटा कहलाने के लायक नहीं है। कहने के साथ ही कोटला हाँफने लगा। पापा! टोनी जल्दी से उठा, कोटला को पानी पिलाया। एक घूंट भरकर कोटला ने आंखें बंद कर ली, सांसें संयत करने लगा। अब ज्यादा न बोलो पापा, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। सांसें संयत होने पर कोटला कह उठा। आज तूने मुझे बहुत दुख दिया टोनी। मैं तेरा बाप हमेशा तेरे भले के सोचता हूँ, और ठीक मौके पर आकर तेरे मन में भाइयों के लिए प्यार उठ गया। मैंने तेरे पर कितना विश्वास किया, और तू। पापा, मैंने तो यूं ही आपसे बात की थी। कोई भी बात यूं ही नहीं होती। सच पापा, मैंने यूं ही। तेरे मन में पम्मी बोमन और गोल्डी के लिए प्यार नहीं है ना? नहीं पापा, मैं। सारा प्यार गजनी के लिए रख, मेरे लिए रख, अपने भविष्य के लिए रख बेटा। कोटला ने टोनी का हाथ थाम लिया। टोनी की निगाह कोटला पर थी। मैं मरने से पहले तुझे सबसे बड़ा बना हुआ देखना चाहता हूं, तभी चैन से मर सकूंगा। आप बहुत जियोगे पापा। रहने दे इन बातों को। तेरे बुलाए आदमी आ रहे हैं ना? हाँ पापा, सुबह उनसे मेरी बात हुई, वो रास्ते में, दोपहर तक पहुंच जाएंगे। ये अच्छी खबर है। उन्हें आराम मत करने देना, हथियार तैयार रख, आते ही उन्हें हथियार थमा देना। ध्यान से सुन, दिन में दुश्मन पर हमले का सबसे अच्छा वक्त शाम को 5 और 7 के बीच होता है। तब दिन दिन ढल रहा होता है, दिन भर की थकान हावी होती है, और शाम के कामों में उलझा होता है दुश्मन। कम से कम इस वक्त तो दुश्मन अपने पर किसी हमले की सोच भी नहीं सकता, और लापरवाह होता है। कहने के साथ ही कोटला तेज तेज सांसें लेने लगा। मैं समझ गया पापा। शाम को 5 और 7 के बीच ही हमला कराना। वहां हमला करने वालों को समझा देना है कि वहां पर किसी औरत की जान नहीं लेनी। कितनी औरतें हैं वहां? 2 है ना? गजनी और सपना, टोनी बोला। महादेव भी है। महादेव की गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं है। कोटला कमजोर स्वर में कह उठा। फिर भी उन सब आदमियों को समझा देना कि वहां पर औरतों को छोड़कर सबको मार दिया जाए, चुन चुन कर छिपों को ढूंढ कर मारा जाए। मैं नहीं चाहता कि उन तीनों में से कोई बच जाए। उन्हें समझा देना कि वो देवराज चौहान के आदमी हैं, और उस ठिकाने से महादेव और सपना को सुरक्षित लेकर बाहर निकलना है। कोटला का स्वर अब थकने लगा था। टोनी ने सिर हिला दिया। कोटला सांसों को ठीक करता रहा। तू मेरा बेटा है, मैं तेरे को सबसे बड़ा बनाकर मरूंगा। सबसे प्यारा बेटा है तू। टोनी शांत भाव से मुस्कुराया। कोटला भी मुस्कुराया। नाश्ता कर लिया पापा? हाँ, सब्जियां उबाल के मिली नाश्ते में, नमक भी नहीं था।
स्वाद नहीं आया। नमक आपके लिए जहर है और मैं चाहता हूं आप ज्यादा देर जिंदा। टोनी ने कोटला का हाथ थपथपाया। इसी तरह, ठीक इसी तरह जैसे तू मेरी चिंता करता है, वैसे ही मुझे तेरी चिंता है बेटे। मैं जो कहूं करता जा, सवाल मत किया कर, परवाह मत कर कि कौन तेरा भाई है कौन नहीं। तेरे को आगे बढ़ना है। आपके आशीर्वाद से मैं हमेशा सफल रहा हूं। आगे भी सफल रहेगा। मेरा हाथ तेरे सिर पर है, कोटला ने प्यार भरे स्वर में कहा।